हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। इससे साइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, साइंस जिसमें भी पूछा जाता है, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आज हम कंकाल तंत्र का टॉपिक पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम कंकाल तंत्र में मानव कंकाल, कंकाल के कार्य, उसका विभाजन, इससे रिलेटेड कंकाल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन रहे हैं उन्हें फुल डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल में क्या होता है कि मानव एवं जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर एक कठोर संरचना पाई जाती है, यानी कि हड्डियों का जो ढांचा होता है। अब ये जो होता है अस्थि से, उपास्थि से या मांसपेशियों से मिलके बना होता है। जो ढांचा होता है वो अस्थि और उपास्थि से मिलके बना होता है। अब जितनी भी अस्थियाँ उपास्थियाँ ये होती हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं। और जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर का आधारीय संरचना कंकाल है। आधारीय संरचना मतलब कि अगर अपनी बॉडी के अंदर कंकाल तंत्र ही नहीं होगा तो बॉडी ना तो मूव कर पाएगी और अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं उनको आसानी से चोट लग जाएगी और हमारा चलना फिरना ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे स्केलेटन सिस्टम से ही हो पाती है। यानी कंकाल तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर को सीधा, इवन हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते, सीधा खड़े रखने के लिए भी हमें हमारे कंकाल तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है या छोटा सा क्वेश्चन है कि अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी, बट ये लॉजी वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते हैं और ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा और मैं ये कहूँगी कि आप इस टॉपिक को देखते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आगे आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट के नोट्स बना लीजिए, ताकि आगे जब भी आप रिवीजन करें तो आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है। अब फ्रेंड्स, कोशिकाओं से नई हड्डियों के विकास एवं गठन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्थि भवन कहा जाता है। और 20 से 25 साल की आयु तक के लगभग जितनी भी शरीर की हड्डियां होती हैं उन सभी का निर्माण हो चुका होता है। कि जब भी मनुष्य की आयु 20 से 25 साल की होती है तब तक के ऑलमोस्ट सारी हड्डियां जो हैं वो शरीर के अंदर विकसित हो चुकी होती है। और कई बार मनुष्य की एज का पता लगाने के लिए लेबोरेटरी में जो है वो अस्थि भवन परीक्षण एक टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये विकास और गठन की प्रक्रिया को, जो है हड्डियों का विकास और गठन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्थि भवन या बोन डेवलपमेंट। ठीक है। अब कंकाल तंत्र के जो कार्य क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या है, हम लोग वो चीज़ें समझते हैं। इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको प्रोटेक्शन देता है, मतलब आंतरिक अंगों की ये सुरक्षा करता है। कंकाल तंत्र जो होता है वो आंतरिक अंगों के लिए कवच के समान कार्य करता है। मतलब कि जितने भी अंदर छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डायरेक्ट चोट ना लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा हार्ट है, अगर बाहर जो पसलियों का ढांचा बना हुआ है हार्ट के ऊपर, अगर पसलियों का ढांचा, हड्डियां ना हो तो हम कहीं पे भी नॉर्मली ऐसे टकरा जाए या कुछ हो जाए तो हमारे हार्ट को सीधे चोट लग सकती है। लेकिन पसलियों का ढांचा हमारे हार्ट को ऊपर से कवर किए हुए है तो वो अंदर प्रोटेक्ट रहता है। अब मानो खोपड़ी है, मस्तिष्क है, आँखों को पसलियाँ, हृदय, फेफड़े, मेरुदंड और पृष्ठरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कहा जाता है। ठीक है, इन सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारा स्केलेटन सिस्टम करता है। इसके अलावा संचलन में सहायता, संचलन मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, बॉडी को मूव करने के लिए स्केलेटन सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्केलेटन सिस्टम के बिना हम लोग मूव करने का तो छोड़ो, हम लोग इवन खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो कंकाल की जो अस्थियां होती है, मांसपेशियां, वो मांसपेशियों को स्वयं से जुड़ने के लिए एक आधारीय संरचना प्रदान करती है। ठीक है, ताकि शरीर संचलन कर सके, मतलब शरीर के संचलन मतलब मूवमेंट हो सके शरीर में। ठीक है,
अब जो स्नायु, इसको इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है, और कंडराएं जिसे टेंडन कहा जाता है, अस्थियां एवं मांसपेशियों को जोड़कर उन्हें संचलन योग्य बनाती हैं। मतलब कि जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं वो क्या करते हैं, अस्थियों को और मांसपेशियों को जोड़ के रखते हैं ताकि वो मूवमेंट कर पाए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि निश्चित आकृति एवं सहारा, मतलब कि सर्टेन शेप एंड सपोर्ट, ये हमारी बॉडी को एक निश्चित शेप में, एक मतलब प्रॉपर शेप देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कंकाल तंत्र जो होता है शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा कोमल अंगों को भी सहारा प्रदान करता है, जैसा कि अभी हमने देखा, ताकि वे शरीर में अपने निर्धारित स्थान पर बने रहें। मतलब जो बॉडी के जिस ऑर्गन का जो जगह फिक्स है वो वहीं पे बने रहे, उसको सपोर्ट वहाँ पे रहने के लिए सपोर्ट कौन करता है, स्केलेटन सिस्टम करता है। इसके अलावा खनिज और वसा का भंडारण, मतलब कि जितने भी मिनरल्स होते हैं और फैट होते हैं इनको वो स्टोरेज करके रखता है। क्या होता है कि जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है और भी वसा है, इन सबको जो है स्केलेटन सिस्टम में ये स्टोर होते हैं, रिजर्व रहते हैं, और जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये ब्लड में घुल जाते हैं। ठीक है, इन्हें ब्लड में फ्री कर दिया जाता है, ब्लड में घुल जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में ये काम करते हैं। और वसा का भंडारण अस्थियों की पीली अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि वसा का भंडारण स्केलेटन सिस्टम में कहाँ होता है, तो ये पीली अस्थि मज्जा में होता है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब कैसे फॉर्मेशन होता है ये देखते हैं। देखिए, अस्थियों के भीतर रिक्त स्थान में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। अस्थियों के अंदर जो भीतर जो भी एक खाली स्पेस होता है ना, वहाँ पे एक लिक्विड जैसा भरा हुआ होता है। ठीक है, उसी लिक्विड को क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा। इंग्लिश में इसे बोन मेरो कहते हैं। ठीक है, ये जो अस्थि मज्जा होती है ये दो प्रकार की होती है, पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। तो जो लाल अस्थि मज्जा होती है इसमें लाल रक्त कोशिकाएं एवं अधिकांश श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये भी एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, रक्त कोशिकाओं के निर्माण की जो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का, श्वेत रक्त मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो प्लेटलेट्स होती हैं, ये सब ब्लड में होती हैं। तो इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और इनके जो बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब फ्रेंड्स हम मानव कंकाल के बारे में देखते हैं। मानव कंकाल की जो हड्डियाँ होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं उसको देखते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको पूरा मानव कंकाल दिखाई दे रहा होगा। मानव कंकाल की ये जो हड्डियाँ होती हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं ना। सबसे पहले ऊपर होता है स्कल यानी कि खोपड़ी। ठीक है, फिर यहाँ की जो ये वाली हड्डी होती है इसको कहा जाता है कपाल। ठीक है, क्रेनियम, इंग्लिश में क्रेनियम कहा जाता है, कृपाल। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये जो जबड़े वाली जो हड्डी होती है इसे कहा जाता है मैंडिबल। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंडिबल ही कहते हैं, हिंदी में भी मैंडिबल ही लिखा हुआ है ये। इसे जबड़े की जो हड्डी होती है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। अब ये यहाँ पे जो होती है ये वाली हंसली, बच्चों की हंसली की बात करते हैं ना कि हंसली चली गई है, तो ये वाली हड्डी जो होती है यहाँ पे ये कहलाती है हंसली। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली जो हड्डी है ये मेनुब्रियम कहलाती है, ये वाली। ठीक है, अब ये जो बक्खे के पास की जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है स्केपुला। क्या कहा जाता है, स्केपुला कहा जाता है। और ये यहाँ पे आप जो बीचों बीच यहाँ सेंटर में ये देख रहे हैं इसे कहा जाता है उरोस्थी, स्टर्नम। इंग्लिश में कहा जाता है स्टर्नम और हिंदी में कहा जाता है उरोस्थी। फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से, और आजकल तो वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होता है दोनों क्वेश्चन में, हिंदी वाले टॉपिक में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है हाथ वाली हड्डी यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है,
ह्यूमरस हो गया। इसके बाद में ये सामने वाला जो हाथ का सामने वाला भाग होता है ये अल्ना, और थोड़ा नीचे रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो कोहनी वाला भाग है ये कहलाता है ह्यूमरस, उसके नीचे सामने वाला भाग अल्ना और फिर ये रेडियस। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल मतलब ये जो हथेली वाला भाग होता है हाथ का वो कार्पल्स कहलाता है, और ये जो उंगलियों वाला ये जो भाग होता है मतलब पीछे वाला, ठीक है, सामने वाला भाग कार्पल कहलाता है और पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, मेटाकार्पल्स कहलाता है। और जितनी भी ये उंगलियां हैं वो उनको अंगुलस्थियां कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह हम पैर पे आ जाते हैं। तो पैर में ये जो घुटने के ऊपर ये जो जांघ वाली जो हड्डी होती है उसकी होती है घुटने के ऊपर जांघ वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है, और ये जो यहाँ पे घुटना होता है वहाँ पे पटीला या पेटेला कहा जाता है इस हड्डी को। घुटने की नीचे वाली हड्डी को सामने साइड में ये टीबिया, और उसके नीचे थोड़ा और क्या कहलाती है, फिबुला कहलाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि टीबिया मानव शरीर के किस शरीर की हड्डी है या किस अंग की हड्डी है। ठीक है, तो टीबिया ऑप्शन में जैसे हाथ आ सकता है, सिर आ सकता है, तो ये पैरों में होती है। ठीक है, टीबिया हमको ये याद रखना है कि कौन सी हड्डी जो है मानव शरीर के किस अंग में होती है। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो होता है ये मानव शरीर के ये जो पैर वाला जो यहाँ वाला भाग होता है ये टार्सल कहलाता है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, मेटाटार्सल्स कहलाता है। और यहाँ पे भी अंगुलस्थियाँ होती हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियाँ होती हैं वैसे भी पैरों की उंगलियाँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये जो गले के पास वाली ये जो हड्डी है इसको ग्रीवा कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुक। ठीक है, सर्विकल बोन जो होती है ये वाली हड्डी होती है यहाँ वाली। ठीक है, ग्रीवा। अब इसके अलावा यहाँ ये वाली हड्डी हो गई, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे होती है वक्ष कशेरुक। क्या होती है, वक्ष कशेरुक। ये देखिए ये वाली हो गई ग्रीवा कशेरुक और ये वाली हो गई वक्ष कशेरुक। इसके बाद में यहाँ पे ये वाली जो हड्डी है इसे कहा जाता है कटी कशेरुक। ठीक है, क्या कहा जाता है, कटी कशेरुकाएं। फिर यहाँ वाली ये जो हड्डी है इसे कहा जाता है त्रिकास्थी या सैक्रम कहा जाता है, स्कर्नम नहीं सैक्रम। ठीक है, त्रिकास्थी। इसके बाद ये यहाँ पे जो ये नीचे जो हड्डी है उसके नीचे इसे कहा जाता है अनुत्रिकास्थी। ठीक है, क्या कहा जाता है, अनुत्रिकास्थी। इस तरीके से ये मानव शरीर पूरा स्केलेटन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और एक एक हड्डियों के नाम आपको इसमें याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो कंकाल तंत्र है उसे शरीर में उपास्थियों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र मतलब इंग्लिश में से कहा जाएगा एक्सोस्केलेटन, और अंतः कंकाल तंत्र हिंदी में इसको इंग्लिश में कहा जाएगा एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो बाह्य कंकाल तंत्र यानी जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये आप लोग ने देखा होगा कि जितने भी कॉकरोच, टिड्डे या कई बार आपने इन्हें बाहर से टच करके देखा होगा तो ये बहुत ही कड़क होते हैं बाहर से। ठीक है, यानी जो इनका स्केलेटन सिस्टम होता है ये बाहरी तरफ होता है। ठीक है, बाहर की तरफ होता है एक्सो, इसलिए इसको कहा जाता है बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, बाहर की तरफ होता है। बाह्य कंकाल जो होता है वो जंतुओं के शरीर की बाह्य सतह पर उपस्थित उन शारीरिक संरचनाओं का समूह है जो शरीर को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। स्केलेटन सिस्टम चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इसका काम ही है बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन कुछ जीवों में ये बाहर की तरफ होता है और कुछ जीवों में अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ जीव जैसे कि कॉकरोच है, टिड्डा है, केकड़ा है, घोंगा है, सीप, कछुए में देखे होंगे आपने बाहर वो पूरा एक कवच हुआ होता है। ठीक है, वो उसके अंदर भी चला जाता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, वो उसका स्केलेटन सिस्टम है ना। तो ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, और विभिन्न जंतुओं के कवच, पक्षियों के पंख, मछलियों और सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले जो जितने भी जीव जंतु होते हैं वो, उनके शरीर पर उपस्थित शल्क, विभिन्न जंतुओं के शरीर पर उपस्थित बालों आदि को बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब जो अंतः कंकाल तंत्र यानी एंडोस्केलेटन होता है वो ये कि अंतः कंकाल तंत्र जो होता है जंतुओं के शरीर के भीतर स्थित होता है, और ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है।
इसके साथ साथ संपूर्ण शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार भी प्रदान करता है। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़े कि बॉडी के प्रॉपर शेप में होने का कारण ही क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है। अब अंतःकंकाल का निर्माण जो होता है वो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया में मध्य चर्म से होता है। इस प्रकार का कंकाल तंत्र जो अंतःकंकाल तंत्र है वो मुख्यतः जो होता है इकाइनोडर्मिटा संघ और कॉर्डेटा संघ के जीवों में पाया जाता है। अब इकाइनोडर्मिटा संघ में जैसे कि तारा मछली, समुद्री अर्चिन, ब्रिस्टर स्टार, इस तरीके के जीव जो है वो कहाँ में आते हैं, इकाइनोडर्मिटा संघ में आते हैं। और कॉर्डेटा संघ में स्तनधारी और मछली, पक्षी, सरीसृप ये सब आते हैं कॉर्डेटा संघ में। तो इन तरह के जो जीव होते हैं, इस संघ के जो जीव होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, अंतःकंकाल तंत्र पाया जाता है। अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र और अंतःकंकाल तंत्र है, उसमें बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है शरीर की बाहरी सतह पर स्थित होता है, और अंतःकंकाल तंत्र ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, शरीर के अंदर स्थित होता है। जो ये बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो शरीर की मध्य चर्म एवं बाह्य चर्म से निर्मित होता है, और अंतःकंकाल तंत्र जो होता है वो केवल मध्य चर्म से निर्मित होता है। जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है उसमें मृत ऊतक पाए जाते हैं, जबकि अंतःकंकाल तंत्र में कैसे ऊतक पाए जाते हैं, जीवित ऊतक पाए जाते हैं। जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है उसमें पेशी तंतु आंतरिक सतह से जुड़े होते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट अंतःकंकाल तंत्र में जो पेशी तंतु होते हैं वो बाह्य सतह पर जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अंतःकंकाल है इसके संरचनात्मक दो तरीके के संरचनात्मक भाग होते हैं। पहला होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। अस्थि मीन्स बोन्स, यानी उपास्थि मतलब कार्टिलेज। ठीक है, तो जो अस्थि होती है ये कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से निर्मित ठोस एवं कठोर संयोजी ऊतक होती है। अस्थि क्या है, एक तरीके की संयोजी ऊतक है, कठोर संयोजी ऊतक। किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ये, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोलेजन तंतुओं, कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से मिलकर बनी होती है। और हमारा जो संपूर्ण कंकाल तंत्र है, पूरा स्केलेटन सिस्टम है, ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की अस्थियों और उपास्थियों से ही मिलके बना होता है। इनकी संरचना भी अलग होती है, आकार और आकृति सब तरह से जो है सब अलग अलग होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अस्थियों का निर्माण जो होता है वो एक तरीके से उपास्थियों से ही होता है, क्योंकि अस्थि निर्माण जो मतलब कहना चाहिए वस्तुतः जो अस्थियां होती हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में उपास्थि के रूप में ही होती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमारी बॉडी का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो उस दौरान में जो यह उपास्थियां जो होती हैं वही कठोर अस्थियों में रूपांतरित हो जाती हैं। अस्थियों का जब निर्माण होता है तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। पहली होती है अस्थि कोरक और दूसरी होती है अस्थि शोषक। ठीक है, ये दो प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो अस्थियों के निर्माण में सहायक होती हैं या इनके निर्माण में भाग लेती हैं। अस्थि कोरक को ही इंग्लिश में ऑस्टियोब्लास्ट और अस्थि शोषक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है मतलब ऑस्टियोकोरक जो होता है, इसी ऑस्टियोकोरक से अस्थियों का बाह्य ठोस भाग इसका निर्माण होता है, तथा ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है उससे मज्जा गुहा, अंदर जो मज्जा गुहा जो स्पेस होता है ना हड्डियों के अंदर, उसका निर्माण होता है। बाहर जो बाहरी भाग होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है, और अंदर का जो मज्जा गुहा होती है हड्डियों में वो ऑस्टियोक्लास्ट से बनती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अस्थियों का जो 38% भाग है, ठीक है, वो ओसिन नामक प्रोटीन से मिलके बना होता है। मतलब कि ये इसको आप ऐसे नोट करके रखिएगा, 38% जो भाग होता है वो किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, ओसिन नामक प्रोटीन से मिलके बना होता है। तथा जो बचा हुआ 62% भाग होता है वो अकार्बनिक लवणों जैसे कि कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट से मिलके बना होता है। ओशिन प्रोटीन से कितने परसेंट भाग बना होता है, 38%, और अकार्बनिक लवण जैसे कि कैल्शियम फास्फेट है, मैग्नीशियम फास्फेट है, ये सब इससे कितने परसेंट भाग बना होता है, 62% भाग बना होता है।
इसके कारण अस्थियाँ जो होती हैं वो ठोस और कठोर होती हैं। इन अकार्बनिक पदार्थों के कारण ही जो होती हैं, लवणों के कारण क्या होती हैं, अस्थियाँ कैसी होती हैं, ठोस होती हैं और कठोर रहती हैं। अस्थियों के ऊपर एक तंतुमय संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है। ठीक है, तो जो टिश्यूज होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं, इनका आवरण जो होता है जिसे क्या कहा जाता है, परिअस्थिका कहा जाता है। अब ये जो परिअस्थिका होती है ये स्नायु और कंडरा, स्नायु मतलब लिगामेंट और कंडरा मतलब टेंडन, यानी लिगामेंट और कंडरा के द्वारा जो होती है, टेंडन, लिगामेंट और टेंडन के द्वारा ये अन्य मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। ये परिअस्थिका जो होती है यही इससे लिगामेंट और टेंडन की हेल्प से और भी दूसरी मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। अब ये जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं, ये लिगामेंट जो होते हैं वो तंतुमय ऊतकों से, बहुत ही शक्तिशाली तंतुमय ऊतकों से की जो पट्टियों की तरह होते हैं। और इसमें से लिगामेंट जो होता है वो दो हड्डियों को आपस में, यानी दो अस्थियों को आपस में या फिर अस्थियों को उपास्थियों से जोड़ने का काम करता है। जबकि इसके अलावा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट, टेंडन का काम होता है। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है, दो अस्थियों को या फिर अस्थियों को उपास्थियों से जोड़ने का काम करता है, और टेंडन जो होता है वो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं अस्थि मज्जा या बोन मेरो के बारे में। जो मोटी और लंबी अस्थियां होती हैं वो एक खोखली गुहा, उनके अंदर एक खोखली गुहा पाई जाती है, मतलब उनके अंदर का जो स्पेस होता है वो खोखला होता है, वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, मज्जा गुहा, या फिर इंग्लिश में मैरो कैविटी कहा जाता है। अब ये जो मज्जा गुहा होती है इसमें एक विशेष प्रकार का अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, या अर्ध तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहा जाता है। ये जो अस्थि मज्जा होती है ये दो प्रकार की होती है, एक पीली अस्थि मज्जा और एक लाल अस्थि मज्जा। जो पीली अस्थि मज्जा है ये अस्थियों के मध्य भाग में पाई जाती है, जबकि लाल अस्थि मज्जा जो होती है वो उनके सिरों पे या फिर किनारों में होती है। ठीक है, उनके सेंटर में पीली अस्थि मज्जा उसके सेंटर में पाई जाएगी हड्डी अस्थियों के, और किनारों पे कौन सी पाई जाएगी, लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। जो पीली अस्थि मज्जा होती है वो कुछ मात्रा में जो WBC होती है या श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम कहते हैं उनका निर्माण करती है, और जो ये लाल अस्थि मज्जा होती हैं वो RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं दोनों, मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कौन करती है, लाल अस्थि मज्जा करती है। अब हम लोग देख लेते हैं अस्थियों के प्रकार के बारे में, या कितने टाइप्स की होती हैं। तो विकास के आधार पर अस्थियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक कलाजात अस्थि और दूसरी उपास्थि अस्थि। तो जो कलाजात अस्थि होती है इसे ही हम त्वचीय अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि त्वचीय अस्थि कौन सी होती है, तो कलाजात अस्थि को ही क्या कहा जाता है, त्वचीय अस्थि या फिर डर्मल बोन कहा जाता है। अब ये जो होती है मानव खोपड़ी और कंधे में कलाजात अस्थियाँ पाई जाती हैं। जो मानव शरीर होता है उसके खोपड़ी और कंधे में जो पाई जाने वाली अस्थियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कलाजात अस्थि कहते हैं। अब सेकंड जो है उपास्थिजात अस्थि, ऐसी अस्थियाँ जो भ्रूणीय अवस्था में विकसित उपास्थियों के रूपांतरण से निर्मित होती हैं उपास्थिजात अस्थियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जो भ्रूणीय अवस्था में विकसित होती है ना उपास्थियाँ, उनके रूपांतरण के बाद, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो निर्मित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपास्थिजात अस्थियाँ कहा जाता है। उपास्थियों के स्थान पर विकसित होने के कारण इन अस्थियों को प्रतिस्थायी अस्थियाँ भी कहते हैं या फिर रिप्लेसिंग अस्थियाँ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उपास्थियाँ विकसित हो जाती हैं उनके बाद इन अस्थियाँ ये उसके रूप में निर्मित होती है ना, इसलिए हम इनका रिप्लेस हो जाता है, इसलिए प्रतिस्थायी अस्थियाँ भी कहते हैं इसे। फिर वक्षीय पिंजर, हाथों पैरों की तथा कशेरुक दंड में उपास्थिजात अस्थियाँ पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, वक्षीय पिंजर, वक्ष भी हम लोग ने अभी देखे थे, वक्ष कशेरुक, तो वक्षीय पिंजर जहाँ पे होता है, और थायरोकिक जो केज जिसे कहा जाता है, और हाथ पैरों की कशेरुक दंड जो होते हैं और वर्टिकल कॉलम जो होता है वहाँ पे उपास्थिजात अस्थियाँ पाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी विकास के आधार पर। अब हम लोग देख लेते हैं कि आकृति के आधार पर अस्थियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये आकृति के आधार पर कुल 6 प्रकार की होती हैं।
जैसे कि लंबी अस्थियाँ, लघु अस्थियाँ, अनियमित अस्थियाँ, वायवीय अस्थियाँ, ग्रंथिपूर्ण अस्थियाँ और चपटी अस्थियाँ। ये कुल 6 प्रकार की अस्थियाँ जो होती हैं वो आकृति के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लंबी अस्थियों के बारे में। इस प्रकार की अस्थियाँ लंबी छड़ के रूप में होती है। जैसे कि एक लंबी छड़ होती है उस तरीके की इनका एक शेप होता है, उस तरीके की अस्थि होती है। इसमें दोनों सिरे कैसे होते हैं, जो अस्थि होती है इसके दोनों तरफ के किनारे कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। मध्य में जो लंबा भाग होता है इसे कहा जाता है अस्थि दंड तथा दोनों सिरे को एपिफिशिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लंबी अस्थियों के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एपिफिशिस कहलाते हैं। सामान्यतः एपिफिशिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चिकने और संधि युक्त होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लंबी अस्थियों के दोनों किनारे हैं वो एपिफिशिस कहलाते हैं और ये किस तरीके से होते हैं, चिकने होते हैं और संधि युक्त होते हैं। अब ये जो अस्थिदंड होता है, यानी कि जो लंबी अस्थियों का जो मध्य वाला लंबा भाग होता है, जो अस्थिदंड होता है उसके में एक केंद्रीय मध्यस्थ गुहा होती है। मतलब गुहा मतलब अंदर जो है स्पेस होता है जिसमें क्या भरा होता है, अस्थि मज्जा भरी होती है। अब मानव शरीर में लंबी अस्थियों एवं उससे संबंधित कुछ अंगों के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे कि ह्यूमरस, जो बाहें वाली जो हड्डी होती है, हाथ की जो बाहें होती है वहाँ वाली हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस। या वहाँ की अस्थि क्या कहलाती है, ह्यूमरस कहलाती है। हाथ में जो हड्डी होती है रेडियस और अल्ना कहलाती है। हाथों की हड्डियाँ क्या कहलाती है, रेडियस और अल्ना। इसके बाद जांघ की हड्डी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया पूछा हुआ क्वेश्चन है, फीमर कहलाती है जांघ की हड्डी। और पैर में मैं अभी हम लोग ने थोड़ी देर ही पहले पढ़े थे, पैर की हड्डियाँ क्या कहलाती है, टीबिया और फिबुला। ये पैर की हड्डियाँ हैं। अब जो देख लेते हैं हम सेकंड, लघु अस्थियाँ। ये जो लघु अस्थियाँ होती हैं ये आकार में छोटी और अनियमित आकृति की होती है, मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। ठीक है, इन लघु अस्थियों का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, इनके आकृति के आधार पर ही इनका नामकरण हो जाता है। जैसे कि मानव कलाई, कलाई की हड्डी इसलिए कार्पल, ठीक है, और टखने की जैसी टार्सल। ठीक है, इस तरीके से उनका नामकरण रख दिया जाता है। इस तरीके से जिस तरीके की इनकी आकृति होती है उस तरीके से ही इनको नाम दे दिया जाता है। इनका कोई शेप जो होता है वो प्रॉपर फिक्स नहीं होता है। इसके बाद जो अनियमित अस्थियाँ, तीसरी इरेगुलर जो बोन्स होती हैं, इसमें इनकी जो आकृति होती है पूर्णतः अनियमित होती है, मतलब कि कोई फिक्स इनका शेप नहीं होता है। ये किसी विशिष्ट आकृति वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, मतलब इनको प्रॉपर एक हम सिस्टम नहीं दे सकते, प्रॉपर एक सिस्टम में नहीं कहा जा सकता कि ये इसी शेप में होगी, पूरी अनियमित आकृति होती है। जितने भी कशेरुकाएँ होती हैं वो नितंब अस्थि तथा कपाल के आधार में स्थित जो अस्थियाँ होती हैं वो अनियमित अस्थियों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारी अस्थियाँ क्या होती है, अनियमित अस्थियों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग वायवीय अस्थियों के बारे में। तो जो वायवीय अस्थियाँ होती हैं वो अनियमित आकृति वाली होती हैं। वायवीय अस्थि भी कैसी होती है, अनियमित होती है, परंतु गुणात्मक रूप से अनियमित अस्थियों से भिन्न होती है। मतलब इनका जैसे अनियमित अस्थियाँ भी अनियमित होती हैं, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, उस तरीके से वायवीय अस्थियाँ भी होती हैं, लेकिन इनके गुण जो होते हैं वो अनियमित अस्थियों से पूर्णतः अलग होते हैं, अलग इनका गुण होते हैं। इन अस्थियों में बृहद वायु स्थान उपस्थित होते हैं। ठीक है, बृहद वायु स्थान मतलब कि इसमें बहुत ही वायु के लिए जो हवा होती है उसके लिए बहुत सारा स्पेस होता है, उपस्थित होते हैं, जो इन्हें अत्यंत हल्का बनाते हैं। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग सोचिए कि किसी चीज़ में अगर बहुत सारी हवा भरी होती है, लाइक बलून, तो उससे हल्का होता है ना, तो इनमें बहुत सारा हवा के लिए, एयर के लिए बहुत स्पेस होता है। ये लार्ज एयर स्पेस यहाँ लिखा भी हुआ है। इसके कारण ये कैसी होती है, हल्की होती है। जैसे मानव सिर में स्फेनॉइड, एथमॉइड और मैक्सिला नामक वायवीय जो अस्थियाँ होती हैं वो उपस्थित होती हैं। मानव के शरीर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, एक बार यहाँ पे फिर से ये रिवीजन कर लीजिए। स्फेनॉइड, एथमॉइड और मैक्सिला, ये सब मानव शरीर के सिर की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, सिर में होती हैं, ये सब क्या होती हैं, वायवीय हड्डियाँ होती हैं। पक्षियों में भी वायवीय में भी जो अस्थियाँ पाई जाती हैं वो वायवीय पाई जाती हैं, मतलब हल्की ही पाई जाती हैं।
जिससे उनका भार अत्यंत हल्का हो जाता है और वो उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। इसके बाद आती है ग्रंथिपूर्ण अस्थियाँ। ग्रंथिपूर्ण मतलब कि ये जो गांठों के रूप में होती हैं, ये गांठों के रूप में क्या करती हैं, टेंडन और जितने भी संधि स्थान होते हैं वहाँ पे धसी हुई होती है। इन हड्डियों पे जो परिस्थिक्ला है वो ऐसा कोई आवरण, परिस्थिक्ला नामक आवरण नहीं होता है। इन अस्थियों के निर्माण जो है वो शिशु के जन्म के पश्चात होते हैं, मतलब जिस समय बेबी बॉर्न होता है उस समय ये हड्डियाँ वहाँ पे उसमें नहीं होती हैं, धीरे धीरे बच्चे में नहीं होती, धीरे धीरे जैसे ही शारीरिक विकास होता है उस समय इन हड्डियों का निर्माण होता है, ग्रंथिपूर्ण हड्डियों का। अब चपटी हड्डियों के बारे में, चपटी अस्थियों के बारे में देख लेते हैं। ये जो अस्थियाँ होती हैं ये दिखने में एकदम सपाट प्लेन की तरह होती है, जैसे कि उथली हुई, हल्की सी उथली हुई एक प्लेट होती ना, उस तरीके से ये होती हैं। और इनकी जो दो सतह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सतह होती है। ये अस्थियाँ जो उथली प्लेट की जैसे से होती हैं और शरीर की जो शारीरिक गुहाएं होती हैं उनकी सीमाओं का निर्माण करती हैं। मानव वक्ष में स्थित जो स्केपुला, उरोस्थी, अभी जो कि हमने स्केलेटन सिस्टम में देखा था, स्केपुला, उरोस्थी और पसलियों की जो होती है ये हड्डियाँ जो है चपटी अस्थियों के उदाहरण है। कौन कौन सा? स्केपुला, उरोस्थी यानी स्टर्नम और पसलियाँ, ये जो रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? चपटी अस्थियों के अंतर्गत ये सब आती हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं उपास्थि के बारे में। उपास्थि कार्टिलेज है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उपास्थि जो है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है और ये जो होती है वो कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिकाएं और कोलेजन तंतुओं से मिलकर बनी होती है। आप यहाँ पे चित्र में उपास्थि का एक चित्र देख पा रहे होंगे। ये जो है ये अस्थि होती है ये, ठीक है, और अस्थियों के किनारों पे लगी हुई होती है उपास्थि। यहाँ पे ये जो है वो एक साइनोवियल एक झिल्ली होती है और यहाँ पे साइनोवियल झिल्ली के अंदर ही साइनोवियल तरल भरा हुआ होता है, ठीक है। ये जो ये दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, इसे ही हम कहते हैं उपास्थि। उपास्थि जो है वो एक लोचशील और प्रत्यास्थ मतलब फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक संरचना होती है जो कि लंबी अस्थियों के किनारे संधि पर उपस्थित होती है। अभी हम लोग ने इसका चित्र देखे हैं। उपास्थि में रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नर्वस भी नहीं होती हैं, इसलिए ये असंवेदनशील होती हैं, मतलब इन पे कोई संवेदना नहीं होती इनके अंदर। उपास्थि के ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम नामक एक तंतुमय झिल्ली का आवरण होता है। तो उपास्थि जब अगर ये झिल्ली का काम ये होता है फ्रेंड्स कि जब अगर किसी तरीके से उपास्थि डैमेज हो जाए या उसको कुछ क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके पुनर्निर्माण में ये हेल्प करता है। ये जो झिल्ली होती है ये उसके उपास्थि के पुनर्निर्माण में उसको हेल्प करती है। उपास्थि में कैल्शियम लवण अनुपस्थित होते हैं, कैल्शियम लवण नहीं होते उपास्थि में, तथा उनके स्थान पे क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन नामक लोचशील पदार्थ पाया जाता है। लोचशील मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। उपास्थि को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कॉन्ड्रोइटिन। ये उपास्थि जो होती है वो तंतु और मैट्रिक्स के अनुपात के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पारदर्शी उपास्थि, दूसरा है रेशेदार उपास्थि, तीसरा लचीली उपास्थि। पारदर्शी उपास्थि के बारे में देख लेते हैं। ये जो होती है ये मानव शरीर में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाली उपास्थि है जिसमें कोलेजन तंतु बहुत कम होते हैं, यह लगभग अनुपस्थित होते हैं। ये जो पारदर्शी उपास्थि है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि पारदर्शी उपास्थि, ये क्वेश्चन बन सकता है। और कोलेजन तंतु इसमें क्या होते हैं, बहुत कम, एकदम ना के बराबर। यह जो होती है श्रोणि मेखला, मतलब जो हमारी प्लेविक गिर्डल होती है वह अंश मेखला जो होती है, और पेक्ट्रोवल इसमें पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था में अधिकांश कंकाल जो होते हैं वो पारदर्शी उपास्थि का ही बना हुआ होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेशेदार उपास्थि के बारे में। यह श्वेत कोलेजन तंतुओं से बनी सर्वाधिक मजबूत उपास्थि होती है। यह अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करती है।
तो जो रेशेदार उपास्थि होती है वो किससे बनी हुई होती है? श्वेत कोलेजन तंतुओं से बनी होती है और क्या करती है? अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसके बाद में ये इस उपास्थि में आवरण अर्थात पेरिकॉन्ड्रियम का अभाव होता है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम आवरण नहीं होता है रेशेदार उपास्थि में। इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं लचीली उपास्थि क्या होती है। ये लचीले पीले तंतुओं से बनी होती है जो अंगों के आकार का निर्धारण एवं उन्हें मजबूती प्रदान करने का काम करती है। लचीली उपास्थि जो होती है वो अंगों के आकार को निर्धारित करती है, मतलब कि कौन सा बॉडी पार्ट किस शेप में होना चाहिए ये डिसाइड करती है और इन्हें मजबूती भी प्रदान करती है। इसके उदाहरण है कर्णपल्लव, एपिग्लॉटिस और यूस्टेचियन नलिका। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मानव कंकाल तंत्र में। फ्रेंड्स, मानव कंकाल तंत्र को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र में जो अक्षीय कंकाल तंत्र आता है उसमें आती हैं 80 अस्थियाँ और उपांगीय कंकाल तंत्र में आती हैं 126 अस्थियाँ। अब ये जो 80 अस्थियाँ हैं इनमें से 29 अस्थियाँ जो होती हैं वो खोपड़ी या स्कल में पाई जाती हैं। इसके बाद में मेरुदंड में जब बच्चे का जन्म होता है उस समय 33 तथा वयस्क व्यक्तियों में 26। बच्चों के जन्म के समय ये हड्डियाँ अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं और जैसे ही शारीरिक विकास होते जाता है तो ये हड्डियाँ आपस में चिपक जाती हैं, इसलिए ये सिर्फ 26 होती हैं। इसके बाद पसलियों में पाई जाती हैं 24 अस्थियाँ और उरोस्थि यानी स्टर्नम में पाई जाती हैं 1 अस्थि। इस तरीके से टोटल 80 अस्थियाँ जो है अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में उपांगीय कंकाल तंत्र में आती हैं 126 अस्थियाँ, जो कि 120 अस्थियाँ जो होती हैं ये पैरों की हड्डियाँ होती हैं और 6 जो होती हैं मेखलाएँ होती हैं। अब इस अक्षीय कंकाल तंत्र में संरचना के दृष्टि से इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ और उरोस्थि। तो चलिए हम सबसे पहले खोपड़ी या स्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। खोपड़ी जो होती है वो मानव कंकाल का सबसे ऊपरी भाग होती है जो कि सिर की आंतरिक संरचना का निर्माण करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, खोपड़ी यानी ऊपर जो सिर का वाला जो हिस्सा होता है स्कल, यहाँ पे टोटल हड्डियों की संख्या यहाँ पे है टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। हम लोग ने अभी पढ़े हैं खोपड़ी में होती हैं टोटल 29 हड्डियाँ। इसके बाद में कौन कौन सी हड्डी होती है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रंटल अस्थि। ये जो होती है सामने जो मस्तिष्क वाला भाग होता है वहाँ पे उपस्थित होती है, यहाँ पे फ्रंटल अस्थि। इसके बाद में जो ये थोड़ा पीछे वाला भाग होता है मस्तिष्क से थोड़ा नीचे, यहाँ पे होती है स्फेनॉइड हड्डी। फ्रंटल अस्थि की संख्या होती है 1 और स्फेनॉइड जो अस्थि है उसकी संख्या भी 1 होती है। इसके बाद में आँखों के जो पीछे वाला भाग है वहाँ पे होती है एथमाइड अस्थि, ये भी 1 ही होती है। और आगे वाले भाग में होती है लैक्राइमल अस्थि, आँखों के थोड़ा आगे वाले भाग में होती है लैक्राइमल अस्थि, इसकी संख्या होती है 2। इसके बाद में नेजल अस्थि यानी जो नाक वाली जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी जो नाक पे जो हड्डियाँ होती हैं उसको नेजल अस्थि कहते हैं और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद में जबड़े से थोड़े ऊपर वाली हड्डी होती है जो फेस के तरफ होती है, वो होती है जाइगोमेटिक अस्थि, इसकी संख्या भी होती है 2। फिर मैंडिबल यानी कि जो जबड़े वाला जो भाग होता है, जबड़े वाली जो हड्डी होती है उसको मैंडिबल अस्थि कहते हैं और इसकी संख्या भी होती है 1। इसके बाद में जबड़े से ऊपर मुंह के तरफ एक हड्डी होती है जिसे कहा जाता है मैक्सिला अस्थि, इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद में मस्तिष्क में पीछे साइड, पीछे वाले भाग में होती है ऑक्सीपिटल नामक अस्थि। कौन सी अस्थि होती है? ऑक्सीपिटल। इसके बाद में यहाँ पे होती है टेम्पोरल अस्थि। कौन सी? टेम्पोरल अस्थि। और मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में होती है, पीछे वाले सर के तरफ पैराटाइल अस्थि, इसकी संख्या भी होती है 2 और टेम्पोरल अस्थि की संख्या भी होती है 2।
फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह मानव खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ होती हैं। इनमें से 8 जो होती हैं वो कपाल तरफ यानी कि क्रेनियम वाले भाग में होती है, और जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। इसके बाद में चेहरे पे होती हैं टोटल 14 अस्थियाँ, जो कि आधारी संरचना का निर्माण करती है। इसके बाद में दोनों कानों में मिला के होती हैं 6 अस्थियाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है? कर्णास्थि। कानों की हड्डियाँ होती हैं ना, इसलिए इन्हें कहा जाता है कर्णास्थियाँ। और निचले जबड़े के नीचे जो होती हैं वो घोड़े के नाल के आकार की अस्थियाँ होती हैं, जिन्हें कहा जाता है कंठिका अस्थि। क्या कहा जाता है? कंठ के पास होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कंठिका अस्थि। तो फ्रेंड्स, मानव खोपड़ी की अस्थियों से रिलेटेड ये चार्ट आप एक बार देख लीजिए, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारी हड्डियों के नाम लिखे हुए हैं और ये नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले जो कपाल अभी हम लोग ने देखे, क्रेनियम, इसमें होती है कुल 8 हड्डी। तो जो ऑक्सीपिट यहाँ पे जो पैराटाइल हड्डी होती है और टेम्पोरल, ये इनकी संख्या 2-2 होती है। बाकी सारी हड्डियों की संख्या 1-1 होती है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीपिटल, इसकी संख्या भी 1 होती है। पैराटाइल, फ्रंटल, इसकी संख्या भी 1 होती है। टेम्पोरल की संख्या 2 होती है। स्फिनोइड की संख्या 1 होती है और एथमाइड की संख्या भी 1 होती है। इस तरीके से मिला के कुल 8 हड्डियाँ अस्थियाँ होती हैं, जो कि क्रेनियम या कपाल पे होती है। ठीक है, इसके बाद में आती है चेहरे में। तो चेहरे की अस्थियों की संख्या अभी हम लोग ने देखी कि कुल कितनी संख्या होती है? 14। अब कौन कौन सी होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले होती है नेज़ल, जो कि नाक वाली हड्डी होती है, इसकी संख्या भी होती है 2। फिर वोमर हड्डी होती है, जिसकी संख्या भी होती है 1। फिर टर्बाइनल, लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, अभी हम लोग ने देखे थे इसे चित्र में, पैलेटाइन, मैग्जिला और मैंडिबल। ठीक है, इनमें से सिर्फ वोमर जो होती है और मैंडिबल, इनकी संख्या 1-1 होती है। बाकी सारी जितनी भी अस्थियाँ हैं, इन सब की संख्या 2-2 होती है। इस प्रकार कुल 14 अस्थियाँ होती हैं हमारे चेहरे पे। ठीक है, फेशियल बोन्स कहा जाता है इन्हें। अब इसके बाद में कर्ण अस्थियाँ, कानों की हड्डियाँ। तो दोनों कानों में मिला के एक कान में 3, एक कान में 3, इस तरीके से मिला के टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं और इनके नाम याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपीज। मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों हड्डियाँ जो होती हैं वो कानों में होती हैं। इसके बाद में हाइडी बोन, हाइडी अस्थि या हाइड अस्थि जो होती है, हायोड बोन भी कहा जाता है, इसे हाइड ही नाम है इसका, ये होती है 1, इसकी संख्या 1 होती है। इस प्रकार मिला के टोटल 29 हड्डियाँ जो होती हैं या 29 अस्थियाँ जो होती हैं वो होती हैं खोपड़ी में। अब हम लोग मेरुदंड की अस्थियों के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो मेरुदंड या बैकबोन की अस्थियाँ होती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। मेरुदंड को कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। हम नॉर्मली इसे रीढ़ की हड्डी ही कहते हैं। मेरुदंड शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो होती है उसे ही मेरुदंड कहा जाता है या बैकबोन। मेरुदंड जो होते हैं इनमें कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं। टोटल 33 कशेरुकाओं से मिलके बनती है मेरुदंड। इसके अलावा जैसे सिर की पुछ, मतलब कि सिर का जो पिछला वाला भाग होता है वहाँ तक टोटल रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 अलग अलग कशेरुकों में ये बटी हुई होती है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। मेरुदंड में कशेरुकों का विभाजन इस तरीके से किया गया है। सबसे पहले ग्रीवा, जिसमें 7 कशेरुकाएँ आती हैं। फिर वक्ष, जिसमें 12 कशेरुकाएँ आती हैं। फिर कटी, इसमें 5, त्रिकास्थि में 5 और फिर अनुत्रिकास्थि में 4। अभी जब हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम का चित्र देखे थे, उसमें हम लोग ने त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि अस्थि के बारे में पढ़े थे। तो इस तरीके से मिला के कुल 33 अस्थियाँ होती हैं। अभी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होती हैं। कुछ इस तरीके से हमारी बैकबोन होती है। बैकबोन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो जो ग्रीवा, जो सर्विकल बोन्स है ऊपर की तरफ, ऊपर की ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 33 कशेरुकाओं में बटी हुई है। तो ऊपर के जो 7 है
क्लेविकल यहाँ पे से क्या कहा जा रहा है, सर्विकल, इसलिए ऊपर की जो शुरू वाली 7 होती है सर्विकल जो होती है इसकी संख्या 7 होती है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। इस तरीके से कुल 7 कशेरुक ऊपर के जो है ये ग्रीवा कशेरुकाएँ कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं वक्ष कशेरुकाएँ, इनकी संख्या है 12। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके D1 से लेके D2 D12, D1 से लेके D12 क्या कहलाती हैं, वक्ष कशेरुकाएँ कहलाती हैं। फिर इसके बाद में आती है लंबर या फिर कटी कशेरुकाएँ। तो ये लंबर जो है L से लेके L5 से L1 से लेके L5 तक क्या कहलाती हैं, लंबर कहलाती हैं या फिर लंबर कहलाती हैं या फिर कटी कशेरुकाएँ कहलाती हैं। इसके बाद त्रिकास्थी, त्रिकास्थी की संख्या भी कितनी है, 5। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के कुल 5 कशेरुक किस में आते हैं, त्रिकास्थी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो अंतिम 4 हैं अनुत्रिकास्थी के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कशेरुक दंड में इनका जो नाम है वो याद रखना है। सबसे पहले ऊपर आती है ग्रीवा, उसके बाद आती है वक्ष, उसके बाद आती है कटी, फिर त्रिकास्थी, फिर अनुत्रिकास्थी। ये क्रम हमें याद होना चाहिए। ऊपर के जो 7 हैं वो ग्रीवा के अंतर्गत आते हैं, कशेरुकों की संख्या जो ऊपर की 7 ग्रीवा के अंतर्गत आती है। फिर जो 12 है उसके बाद की वो वक्ष के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद की जो 5 है वो कटी के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद की 5 त्रिकास्थी और अंतिम 4 जो है वो अनुत्रिकास्थी के अंतर्गत आती है। अब मेरुदंड की जो अंतिम 2 अस्थियाँ जो होती हैं वो त्रिकास्थी तथा अनुत्रिकास्थी क्रमशः 5 और 4 कशेरुकाएँ संगठित होकर एकल संरचना का निर्माण करती है। इसलिए त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी कशेरुकाओं के जो समूह के स्थान होते हैं वो एकल अस्थियाँ प्रतीत होती है। यहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो है ये पूरा एक जुड़ा हुआ, यहाँ से त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी जो है यहाँ से ये पूरा एक ही जुड़ा हुआ भाग प्रतीत होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो है ये जो 5 त्रिकास्थी का हमने पढ़े और अनुत्रिकास्थी की 4 कशेरुकाएँ, ये पूरा जुड़ के एक ही संगठित भाग की तरह दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं। अब यदि हम ये जो त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी इन्हें अगर एक ही मान ले तो इस तरीके से वो प्रतीत होती हैं। कुल 26 ही हैं, लेकिन ये होती इसके अंतर्गत 5-5 हैं। अगर इन्हें एक एक मान ले तो ये इस तरीके से टोटल 26 ही गिनी जाएंगी, लेकिन वो बहुत ही छोटे रूप में होती है, इसलिए समझ में ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ एक ही है, लेकिन इसमें त्रिकास्थी के अंतर्गत 5 और अनुत्रिकास्थी के अंतर्गत 4 अस्थियाँ आती हैं। अब ये जो मेरुदंड होता है ये गर्दन और धड़ इनको आधार प्रदान करने का काम करता है। मेरुदंड बहुत ही बैकबोन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। बैकबोन से यदि हमें खड़े होना है और खड़े होकर चलना है, इन सब के लिए बिना बैकबोन के हम चल ही नहीं सकते। ये सब बातें तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरुदंड यानी हमारा बैकबोन हमारे लिए कितना सपोर्टेबल है। इसके बाद में गर्दन को यदि हमें इधर उधर मुड़ाना हो या धड़ को मुड़ाना हो तो इन सब में जो बैकबोन है हमें बहुत सपोर्ट करता है। अब हम लोग पसलियों के बारे में देख लेते हैं। ये जो पसलियों की जो अस्थियां हैं इन्हें चपटी अस्थियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसके ये जो होती है अक्षीय कंकाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अक्षीय कंकाल में बहुत ही सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है, यानी कि प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं। जो रिब्स की जो अस्थियां होती हैं वो पूरे अक्षीय जो होता है अक्षीय कंकाल जो है उसमें बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं। और कुल कितनी होती हैं ये पसलियाँ जो है वो 24 पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी कह लो या 24 पसलियाँ कह लेते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसका चित्र भी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये एक साइड 12 और एक साइड 12, इस तरीके से कुल मिला के 12 जोड़ी या फिर 24 पसलियाँ होती हैं। तो शुरू की जो 7 पसलियाँ होती हैं 1 से लेके 7 तक, ये कहलाती हैं वास्तविक पसलियाँ। इसके बाद में 8 9 10 3 पसलियाँ ये जो है इन्हें कहा जाता है छद्म पसलियाँ। ठीक है, या फिर फॉल्स रिब्स कहा जाता है।
इसके बाद में जो 11 और 12 ये दो होती हैं, इन्हें कहा जाता है तैरती हुई पसलियाँ। ठीक है, शुरू की 7 क्या कहलाती हैं? वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं। फिर 7 के बाद 8, 9, 10 3 पसलियाँ छद्म पसलियाँ कहलाती हैं। 11, 12 जो है वो तैरती हुई पसलियाँ कहलाती है। इस तरीके से ये पूरा जो हो गया वक्षीय एक पिंजर की तरह हो गया। और हम लोग ने ये उरोस्थी स्टर्नम के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो यहाँ पे सेंटर पे है ये कहलाती है उरोस्थी अस्थि कहलाती है। अब इन पसलियों के नाम इस तरीके से क्यों रखे गए हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। शुरू की जो 1 से 7 तक की वास्तविक पसलियाँ हैं जो मैंने आपको बताई, ये जो 1 से 7 जोड़े हैं यानी कि कुल 14 पसलियाँ, 7 दूनी 14, ठीक है, कुल 14 पसलियाँ जो है पीछे की ओर मेरुदंड यानी कि बैकबोन से और आगे वक्ष कशेरुकु और आगे की ओर उरोस्थी। अभी हम लोग ने देखे थे उरोस्थी जो बीच में सेंटर में जो हड्डी होती है उसे चपटी सी जो हड्डी होती है लंबी और चपटी सी उससे जुड़ी हुई होती है। तो इन पसलियों को वास्तविक पसलियाँ कहा जाता है। फिर 8 से 10 ये जो 3 होती हैं 3 अस्थियाँ यानी कि कुल 6 पसलियाँ जो होती हैं 6 पसलियाँ, ये सामने की ओर उरोस्थी में प्रत्यक्ष नहीं जुड़ती, सामने उरोस्थी में ना जुड़ के अपने ऊपर वाली जो अस्थियाँ होती हैं, ऊपर वाली जो पसलियाँ होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें छद्म पसलियाँ कहते हैं। इसके बाद में 11वें और 12वें नंबर की जो 2 होती हैं 2 जोड़े यानी कि कुल 4 पसलियाँ जो हैं वो पीछे की ओर वक्ष कशेरुकाओं से जुड़ी होती है, परंतु आगे की ओर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी से जुड़ी नहीं होती, ऐसे खुली हुई होती, इसलिए इनको तैरती हुई पसलियाँ कहा जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब हम लोग उरोस्थी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उरोस्थी जो होती है वो एक लंबी और एक चपटी अस्थि होती है। लंबी और चपटी अभी हम लोग ने देखे थे इसे डायग्राम में भी, जो कि वक्षीय पिंजर के ठीक मध्य में स्थित होती है। मानव शरीर की लगभग सभी पसलियाँ जो हैं वो पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से और आगे की ओर उरोस्थी से जुड़ी होती हैं, और ये जो पसलियाँ और उरोस्थी यही आपस में मिलकर वक्षीय पिंजर का निर्माण करती हैं। ये देखिए उरोस्थी का चित्र, उरोस्थी का डायग्राम जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये उरोस्थी का सामने से इस तरीके से दिखाई देती है चपटी और लंबी, और ये जो पार्श्वदर्श है साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ये। अब फ्रेंड्स उपांगी कंकाल में, उपांगी कंकाल के भाग जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है अग्रपाद। अग्रपाद मीन्स आगे हाथ जो होते हैं, मानव शरीर में 2 हाथ होते हैं, इसे अग्रपाद कहा गया। फिर अंश मेखला। अंश मेखला जो है यह संरचना हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। इसके बाद में जो पश्चपाद, मानव शरीर में 2 पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं। ठीक है, फिर श्रोणी मेखला जो है यह संरचना पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। अब फ्रेंड्स हम इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। मानव के जो हाथ हैं इनमें संरचनात्मक दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। बाहु यानी आर्म्स जो होते हैं, फिर प्रबाहु फोरम्स और हैंड। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। मतलब मानव हाथ का जो ऊपरी वाला भाग होता है ह्यूमरस, अभी हम लोग ने ह्यूमरस अस्थि के बारे में देखे थे। तो ह्यूमरस जो होता है नामक एक लंबी अस्थि पाई जाती है बाहु एवं हस्त मतलब जो हथेली होती है हमारी, उनके बीच वाला भाग जो है वो प्रबाहु कहलाता है, जिसे रेडियस और अल्ना नामक 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अल्ना जो है वो रेडियस से बड़ी होती है। ठीक है, रेडियस और अल्ना दोनों जो है वो मध्य भाग में पाई जाती है। मानव शरीर के हाथ में मध्य भाग में पाई जाने वाली अस्थि होती है, जिसमें से अल्ना जो होती है वो रेडियस से बड़ी होती है। ये देखिए सामने स्क्रीन पे आप हाथों की जो अस्थियां हैं उनका डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो ये जो बाहु यानी आर्म्स है, ये यहाँ पे जो होती है ह्यूमरस अस्थि होती है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। और फिर ये बाहु और हस्त मतलब जो हथेली होती है, इनके बीच वाला भाग प्रबाहु कहलाता है, जिसमें से कि रेडियस और अल्ना नामक 2 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हस्त होता है, ये यहाँ पे सामने हमने पढ़े कार्पल, मेटाकार्पल और अंगुलस्थियाँ, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब जो हथेली होती है, हथेली में कुल मिला के 27 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो कार्पल्स नामक भाग होता है उनमें 8 अस्थियाँ यानी कलाई में, फिर मेटाकार्पल, ठीक है, यानी जो हथेली होती है उनमें 5 अस्थियाँ होती हैं, और अंगुल अस्थियाँ यानी जो हाथों की उंगलियाँ होती हैं उनमें कुल मिला के 14 अस्थियाँ होती हैं, प्रत्येक में 3-3, ठीक है, और अंगूठे में 2 अस्थियाँ। इस तरीके से कुल 14 अस्थियाँ होती हैं, और कुल हाथ में मिला के 27 अस्थियाँ होती हैं। इस चीज़ को आप इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मानव हाथ में बाहु अभी हमने पढ़े, उसमें ह्यूमरस एक ही अस्थि होती है, फिर जो मध्य वाला भाग होता है प्रबाहु, उसमें 2 होती हैं, रेडियस और अल्ना, फिर जो हस्त यानी कि हथेली वाला भाग होता है यहाँ पे कलाई यानी कार्पल्स में होती है 8 अस्थियाँ, हथेली जो होती है उसमें 5 मेटाकार्पल्स, और जो उंगलियाँ होती हैं उसमें टोटल 14 अंगुल अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद अंश मेखला। तो मनुष्य की अंश मेखला में कुल 4 अस्थियाँ होती हैं, इनमें 2 अर्धभाग होते हैं, और अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक संकास्थि यानी स्कैपुला और एक अस्थि, ठीक है, जो कॉलर बोन कहा जाता है, हंसली जो है कॉलर बोन होती है। संकास्थि वक्ष के किस भाग में? पिछले भाग में होती है। वक्ष अभी हम लोग ने देखे थे डायग्राम में, उसके पिछले भाग में होती है। दूसरी एवं 7वीं पसली के बीच में एक बड़ी चपटी और त्रिभुजाकार अस्थि होती है, अभी हम लोग ने डायग्राम में देखा था, होती है इस। अब फ्रेंड्स हम लोग पश्चपाद यानी पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मानव के प्रत्येक पैर में ऊपरी भाग के अर्थात जांघ में जो होती है फीमर नामक अस्थि पाई जाती है, अभी हम लोग ने इसके पहले भी पढ़े थे फीमर नामक अस्थि के बारे में। अब देखिए, इसके बाद में ये जो फीमर होती है, फीमर अस्थि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नीचे घुटने में पैटेला नामक अस्थि पाई जाती है, जिसका आकार टोपी के समान होता है। घुटने के नीचे टीबिया एवं फिबुला नामक 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। पैर के जो नीचे स्थित टखने में, यहाँ पे देखिए, अभी जो पैटेला जो है ये पैटेला हड्डी है यहाँ पे, और टीबिया और फ्यूबुला ये नीचे हड्डी होती है, ठीक है, और ये फीमर जो होती है ये जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी होती है। इसके बाद में पैर के नीचे स्थित टखने में टर्सल नामक 7 अस्थियाँ और जो मेटाटार्सल होती हैं नामक 5 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और प्रत्येक उंगलियों जो पैर की उंगलियाँ होती हैं उनमें 3-3 अंगुल अस्थियाँ तथा प्रत्येक अंगूठे में 2-2 अंगुल अस्थियाँ। इस प्रकार कुल 60 अस्थियाँ होती हैं पैरों में, दोनों पैरों में मिला के कुल जो होती हैं 60 अस्थियाँ होती हैं। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये देखिए, चार्ट में जो होती है मानव पैर की संरचना के बारे में जितनी भी इसमें अस्थियाँ उसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जांघ जो होती है, जांघ की हड्डी जो थाइस होती है उसकी अस्थि को हम फीमर कहते हैं। फिर घुटने पे पैटेला, अभी हम लोग डायग्राम में देखे। इसके बाद में जो पिंडली होती हैं वहाँ पे 2 अस्थियाँ होती हैं, टीबिया और फिबुला। फिर पैर जो नीचे तलवे की जो फुट होते हैं वहाँ पे टखना, तलवा, और जो पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं टोस, वहाँ पे टखने में होती है 7 टार्सल, फिर तलवे में 5 मेटाटार्सल, और जो उंगलियां होती हैं उनमें कुल मिला के 14 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट श्रोणि मेखला और देख लेते हैं। श्रोणि मेखला जो होती है ये अक्षीय कंकाल तथा पश्चपाद यानी पैरों के बीच में संधि योजन में सहायता होती है। जो ऊपरी भाग होता है अक्षीय कंकाल का और जो पैरों वाला भाग होता है उनको संधि योजन यानी वहाँ पे जोड़े रखने का काम करती है श्रोणि मेखला वाली जो अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। ये श्रोणि मेखला वाली अस्थियाँ जो होती हैं ये 3 होती हैं, तीनों के नाम अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ठीक है। ये तीनों अस्थियाँ जो होती हैं वो श्रोणि मेखला के अंतर्गत आती हैं। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि वयस्कों में ये जो होती हैं तीनों अस्थियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं इनमें ये तीनों अलग अलग होती हैं।
पर समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही शारीरिक विकास होता है उस तरीके से ये फिर आपस में जुड़ती चली जाती हैं। स्क्रीन पे डायग्राम पे आप श्रोणि मेखला का डायग्राम देख पा रहे होंगे। अभी श्रोणि मेखला का काम क्या क्या होता है, तो ये पैरों को अस्थियों से जोड़ने में हेल्प करती है। फिर जो अंतरांग होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर के भार को भी संतुलित करके रखती है। अब कुछ फैक्ट्स वाली बातें हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली जो संधि होती है, मनुष्य के अंगूठे में पाई जाने वाली जो संधि होती है, इसे सैडल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैडल संधि। इसके बाद में जो ग्लीनाइड गुहा होती है वो अंश मेखला में पाई जाती है। सिसेमाइड अस्थि जो होती है वो कंडरा के रूपांतरण से बनती है। इसके बाद में कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मानव कंकाल की कुल अस्थियों के बारे में पढ़े। एक बार हम इसका रिवीजन भी कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपको फिर से दोबारा से चीज़ें अच्छे से याद हो पाएँ। देखिए, हम लोग मानव कंकाल की अस्थियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने अक्षीय कंकाल के बारे में जो पढ़ा, तो अक्षीय कंकाल में सबसे पहले हम लोग ने पढ़े थे कपाल या क्रेनियम। यहाँ पे हम लोग ने पढ़े हैं कुल 8 अस्थियों के बारे में। इसमें एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कपाल में कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। 8 में से सबसे पहली ऑक्सीपिटल जिसकी संख्या होती है 1, पैराटाइल जिसकी संख्या होती है 2, टेम्पोरल जिसकी संख्या होती है 2, फ्रंटल जिसकी संख्या होती है 1, एथमॉइड और स्फिनॉइड इनकी संख्या भी 1-1 होती है। इस तरीके से कुल 8 अस्थियाँ जो होती हैं वो कपाल में होती हैं। फ्रेंड्स, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बाद में आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में सिर पे या हेड या खोपड़ी में जो होती हैं वो होती हैं कुल, यहाँ पे हम लोग ने पढ़े कुल 29 हड्डियाँ। ठीक है, खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। तो इसमें भी अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि चेहरे पे हम लोग ने पढ़े कुल कितनी होती है। सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी है तो उसमें आएगा 29, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर चेहरे पे अगर पूछा जाए तो उसमें आएंगी 14 हड्डियाँ। अब 14 अस्थियाँ कौन कौन सी हैं, उन अस्थियों के नाम हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नेज़ल इसकी संख्या कितनी है? 2। फिर टर्बाइनल इसकी संख्या भी है 2। फिर उसके बाद में आती है लैक्रिमल, इसकी संख्या भी है 2। फिर वोमर 1, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, पैलेटाइन इनकी संख्या भी 2-2 और मैंडिबल 1। फेस पे सारी जितनी भी अस्थियाँ होती हैं सबकी संख्या 2-2 होती है, केवल वोमर और मैंडिबल को छोड़ के। ठीक है, आपको ये नाम बार बार पढ़ने हैं, जिससे ये आपको अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे तब आपको याद होगा। एक बार में ये शायद आपको याद ना हो पाए, लेकिन बार बार रिवीजन करने पे ये आपको ज़रूर याद हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कर्णास्थि यानी कि जो हमारे कानों की जो अस्थियाँ होती हैं, तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों अस्थियाँ जो होती हैं वो कानों की अस्थियाँ होती हैं। अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा पूछ ले आपसे कि इनकस कहाँ पे पाई जाती है, तो इनकस जो है कर्ण अस्थि है, मतलब कानों में पाई जाने वाली अस्थि है। इन सब की संख्या कितनी हो गई? 6। और फिर हायोड जो पॉइंट होती है वहाँ पे उसकी संख्या होती है 1। इस तरीके से यहाँ पे कुल हो गई टोटल 29 अस्थियाँ। ठीक है, कुल खोपड़ी में मिला के पूरी हो गई 29 अस्थियाँ। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो पीठ वाली अस्थि होती है, बैकबोन में हम लोग ने जो देखे थे। ठीक है, यहाँ पे 26, हम लोग ने 33 पढ़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 26 कैसे, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि है ये मिलके एक ही प्रतीत होती है, दोनों को एक ही एक करके रखा जाए तो उस तरीके से यहाँ पे ये टोटल 26 लिखा हुआ है। ठीक है, तो गर्दन पे जो कशेरुक दंड होते हैं, यहाँ पे गर्दन में कंकाली संरचना, कंकाल में क्या होते हैं? कशेरुक दंड होते हैं, और शरीर में हम लोग कहते हैं गर्दन, है ना। तो गर्दन यानी जो ग्रीवा की कशेरुक होती है, ग्रीवा या गर्दन की अस्थि होती है, उसकी संख्या होती है 7। फिर जो वक्ष होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है? हम लोग ने पढ़े थे 12। फिर जो कटी या लंबर होते हैं
कटी कशेरुकाएँ उनकी संख्या होती है 5। फिर त्रिकास्थी में 5 अस्थियाँ होती है और अनुत्रिकास्थी में 4 होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जुड़ी हुई एक ही बहुत ही पास पास में जुड़ी हुई कशेरुकाएँ होती हैं तो एक ही प्रतीत होती हैं। तो अगर इनको एक एक इस तरीके से गिना जाए तो ये टोटल 26 यहाँ पे होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आती है वक्ष। ठीक है, तो वक्ष में जो है उरोस्थी, उरोस्थी इसकी संख्या होती है 1 और पसलियाँ जो कि 12 जोड़ी हम लोग ने पढ़े थे या टोटल 24 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने इस पूरी मानव कंकाल की पूरी अस्थियाँ पढ़े। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ने अंश मेखला और श्रोणि मेखला के बारे में पढ़े, तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो अंश मेखला है और श्रोणि मेखला, इनके डिफरेंस में ये है कि ये वक्ष भाग के दोनों हाथों के मध्य स्थित होता है। ठीक है, अंश मेखला कहाँ स्थित होती है? वक्ष भाग में दोनों हाथों के मध्य में। ठीक है, और श्रोणि मेखला जो होती है वो निचले शरीर के पिछले भाग में दोनों पैरों के मध्य होती है। दोनों हाथों के मध्य में अंश मेखला होती है और दोनों पैरों के मध्य में श्रोणि मेखला होती है। फिर अंश मेखला जो होती है इसकी ग्लिनॉइड गुहा में हाथ की ह्यूमरस अस्थि का एक सिरा, फीमर का एक सिरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है श्रोणि मेखला में, इसके एसीटेबुलम में पक्षपात की हड्डियाँ, पक्षपात यानी पैरों की जो अस्थियाँ होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। फिर जो अंश मेखला है यह ग्लिनॉइड गुहा, स्केपुला, कोरिकॉइड व क्लेविकल अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि श्रोणि मेखला जो है इसका निर्माण एसीटेबुलम व इलियम, प्यूबियस, इस्चियम इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में जो अंश मेखला होती है यह हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा एवं हाथों को सहारा प्रदान करने का काम करती है, और श्रोणि मेखला जो होती है यह कूल्हे का निर्माण करती है और पैरों को सहारा प्रदान यानी कि पैरों को हेल्प करती है, चलने में हेल्पफुल होती है। अब फ्रेंड्स, हम लोग ने अक्षीय कंकाल की पूरी अस्थियों के बारे में देख लिए। अब हम लोग उपांगीय कंकाल की भी पूरी अस्थियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। एक बार इस चार्ट को आप देख लीजिए। देखिए, उपांगीय कंकाल में हम लोग ने पढ़े थे टोटल 126 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, उनकी डिटेल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अक्षीय कंकाल में 80 और उपांगीय कंकाल में 126 हम लोग ने पढ़े थे स्टार्टिंग में ना, तो इसका हम लोग एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है उपांगीय कंकाल को हम लोग ने 4 भागों में पढ़े थे। वक्ष, तो वक्ष में आता है सबसे पहले अंश मेखला। अंश मेखला में स्केपुला और क्लेविकल, ये जो 2 अस्थियाँ होती हैं इन दोनों की संख्या होती है 2-2। ठीक है, 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल, इस तरीके से कुल 4 अस्थियाँ होती हैं। अंश मेखला में कुल 4 अस्थियाँ हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हिप होते हैं या कूल्हा, इसमें श्रोणि मेखला। ठीक है, तो श्रोणि मेखला में आती है इनोमिलेट अस्थियाँ। ठीक है, इनोमिलेट अस्थियाँ जो होती हैं इनमें इनका नाम होता है सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक है, कॉकिक्स, इन दोनों की संख्या होती है 1-1। ठीक है, इस तरीके से कुल 2, ये जो श्रोणि मेखला होती है उसमें कुल 2 अस्थियाँ होती हैं। इसके बाद में जो अग्रपाद होते हैं, ठीक है, 4 लिम्स होते हैं, इनमें ये 5, ठीक है, ऊपरी बाहु, प्रबाहु, कलाई, हथेली, उंगलियां, इस तरीके से 5 प्रकार की अस्थियाँ होती हैं। जो ऊपरी बाहु होती हैं उनकी अस्थि को हम कहते हैं ह्यूमरस, इसकी संख्या होती है 2। फिर प्रबाहु, ठीक है, पैरों का मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला जो अग्रपाद है ना, कि पैर हाथों के जो ऊपर वाला और जो हथेली होती है उसके बीच वाला भाग प्रबाहु, अभी हम लोग ने पढ़े थे। वहाँ पे 2 होती हैं, कौन कौन सी अस्थि? रेडियस और अल्ना। ठीक है, 2-2 होती हैं। फिर इसके बाद में कलाई, यानी हाथों की जो कलाई है कार्पल, इसकी संख्या 16। फिर हथेली जो होती है मेटाकार्पल, इसकी संख्या हो गई 10। और जो हाथों की उंगलियां होती हैं फेलेंजिस, ठीक है, इनकी संख्या हो गई 28। इस तरीके से अग्रपाद मतलब हाथों में कुल मिला के 60 होती हैं। ठीक है, दोनों हाथों के मिला के।
इसके बाद में पश्चपाद यानी कि पैरों की जो होती हैं उनमें जांघ वाली जो या जांघ की जो होती है वहाँ अस्थि, उसका नाम है फीमर। ये सबसे लंबी अस्थि होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसकी संख्या होती है 2, दोनों पैरों में एक एक। फिर जो पिंडली वाला भाग होता है वहाँ पे 2 अस्थियाँ होती हैं। पहली होती है टिबुला और दूसरी होती है फिबुला। ठीक है, तो टिबुला फिबुला ये दोनों 2-2, इनका 2-2 संख्या होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2। इसके बाद घुटने पे पैटला, इसकी संख्या भी 2 होती है। फिर टखना या तलवा जो हम बात करते हैं, तो टार्सल मेटाटार्सल, तो टार्सल की संख्या होती है 14 और मेटाटार्सल की संख्या होती है 10। और जो पैरों की उंगलियां होती हैं इन्हें भी फेलेंजिस कहते हैं, हाथों की उंगलियों को भी फेलेंजिस कहते हैं। इनकी संख्या होती है 28। इस तरीके से मिला के पश्चपाद यानी पैरों में भी 60 अस्थियाँ होती हैं और हाथ और पैर दोनों में मिला के 60 और 60 120 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, और वक्ष और कुल्हा के मिला के यहाँ पे 6 अस्थियाँ हो गई। इस तरीके से ये टोटल हो गई 126 अस्थियाँ। और कुल मिला के मानव कंकाल की कुल अस्थियाँ कितनी हो गई? 206, जिनमें कि हमने पढ़े हैं 180 जो है वो कंकाल जो अक्षीय कंकाल की हो गई, प्लस 126 जो है वो उपांगीय कंकाल की हो गई। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अक्षीय कंकाल की और उपांगीय कंकाल की पूरी अस्थियों के नाम अच्छी तरीके से याद हो गए हों। और अगर अभी नहीं भी हुए हों तो आप इनका इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।